Good morning, all of you. Good morning, Isa. Good morning, Prahlad. Good morning, Neelam. Good morning, Sumit. Good morning, Swayam. आगे बेटा सभी लोग। क्या हो गया बेटा प्रहलाद? पार्थ, व्हाट्स हैपनिंग? गुड मॉर्निंग आर्या। गुड मॉर्निंग अनुश्री। ओके, चलो तो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग बेटा अब तक के जितना भी पढ़े हैं सारा कुछ रिवाइज करते हुए आगे का पोर्शन भी देखेंगे। आज के इस लेक्चर में आपका मैक्सिमम पोर्शन, हर पार्ट जो है बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक, तो आर यू रेडी? स्टार्ट करते हैं। एनिमेशन भी रहेगा और साथ ही साथ बहुत सारे कंसेप्ट भी रहेंगे। तो सबसे पहले रिस्पॉन्स करेंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर है? इफ यस तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा सेशन। नो तो फिर हमें सेटअप चेंज करना पड़ेगा, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा। सारी चीजें ओके होगी आज। एवरीथिंग इज ओके? ओके, वेरी गुड। चलो तो विदाउट डिले किए आज का सेशन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और आज के सेशन में सबसे पहले तो बेटा किडनी से मैं रिवाइज करते हुए नेफ्रॉन वाला जो पार्ट मैंने आप लोगों को समझाया है वो उसी के साथ साथ जितना भी मैक्स टू मैक्स पोर्शन होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो सारा कवर करूंगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म्स का भी पार्ट जो है थोड़ा सा यहाँ पे कवर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम एनिमेशन देखेंगे और एनिमेशन में सारी चीजें आपकी बहुत सारी पार्ट्स, एक एक पार्ट विजुअलाइज भी हो जाएगा। ओके, चलो तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने देखे थे कि पेयर ऑफ किडनी होती है। पेयर ऑफ किडनी के बाद इस तरह से यूरेटर होता है। फिर यूरेटर के बाद हमने देखे थे कि ऐसा यूरिनरी ब्लैडर होता है। और फाइनली फिर क्या आता है? यूरेथ्रा आता है। किडनी का हम लोगों ने लोकेशन देखे थे। ओके, राइट और लेफ्ट किडनी जो है वो किस तरह से होती है ये हम लोगों ने देखे थे। ओके, तो इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा? लोकेशन अकॉर्डिंग टू वर्टिब्री देखे। तो ये किडनी जो है 12 थोरेसिक और 3rd लंबर, इस रीजन में किडनी जो है लोकेटेड होता है। फिर किडनी जो है इसी के साथ साथ इसका हमने आउटर पार्ट कॉर्टेक्स देखे थे। उसके बाद कॉर्टेक्स के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो पोर्शन स्टडी किए थे जिसमें हम लोगों ने क्या है? रीनल पिरामिड देखे थे। ठीक है, पिरामिड के बाद फिर जो कि 6 से लेकर 20 नंबर्स होता है। ये सारा पार्ट होने के बाद फिर हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा? इधर का पार्ट जो होता है कार्डियक नोच, हाइलम कहलाता है। यहीं से रीनल आर्टरी, रीनल वैन एंट्री एग्जिट होता है। इसी जगह से नर्व्स भी आती है और इसी जगह से यूरेटर भी आता है। तो यहाँ पे इस तरह से जो फनल के समान एक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरह से ये रीनल पेल्विस कहलाता है। फिर ये जो रीनल मेडुला आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है तो इसमें जो यूरिन को कलेक्ट करेगा तो इस तरह से कैलिक्स कहलाता है। जो माइनर और मेजर कैलिक्स होता है जो यूरिन को कलेक्ट करके हमारे इस तरह से यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर में क्या करेगा? पास करेगा। ओके, फाइनली ये सारी चीजें होने के बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल इतना पार्ट यदि मैं मेडुला को कंसीडर करता हूं तो इस मेडुलरी रीजन में इस तरह से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। और किडनी की ये जो फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज वो क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। तो किडनी का जो नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर को एक सिंपल तरीके से यदि हम समझे तो इस तरह से नेफ्रॉन जो है ये एक कप के समान एक स्ट्रक्चर होगा इसमें। ठीक है, इसी कप लाइक स्ट्रक्चर में यदि हम देखें तो साथ ही साथ यहाँ पे इसके अंदर में इस तरह से अगेन एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिससे ब्लड जो है किडनी में एंटर करेगा और एंटर करने के बाद यहाँ पे ये जो होता है ये बॉमेंस कैप्सूल हो गया और ये हो गया मालपेजियन बॉडी, मतलब कौन सा? ये ग्लोमेरुलस
और बोमेन्स कैप्सूल दोनों मिला के कंप्लीट ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या कहलाएगा, माल्पेजियन बॉडी, जिसमें ब्लड जो इंटर कर रहा है वो अफरेंट आर्टेरियोल से करेगा और ब्लड की जो एग्जिट होता है वो इफरेंट आर्टेरियोल की हेल्प से होता है। जब ये आगे कंटिन्यू होता है तो कंटिन्यू होने के बाद इस तरह से कन्वोल्यूशन देखने को मिलता है और जो माल्पेजियन बॉडी के पास में होता है वो कहलाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहलाता है ये, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये आगे कंटिन्यू इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले होता है, फिर से यहाँ पे कन्वोल्यूशन होता है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये लूप ऑफ हेनले कहलाता है। फिर ये आगे कंटिन्यू गया तो ये कहलाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर इस तरह से यूरिन का जो आउटपुट होता है कलेक्टिंग डक्ट की हेल्प से यूरिन हमारे फाइनली इस तरह से ये जो यूरेटर होता है यहां से होते हुए ये जो है यूरिनरी ब्लैडर यहां तक के यूरिन जो है इसका मूवमेंट हो जाता है, समझे। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इसके पहले के लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने देखे थे कि यूरिनरी ब्लैडर तक के जो यूरिन जो आ रहा है वो यूरेटर की हेल्प से आता है। इसका लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट यहाँ पे होगा जिसकी हेल्प से फाइनली क्या होता है बेटा, जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है। यहाँ पे डेट्रासल मसल्स होती है जो सिग्नल को रिसीव करती है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो वो सिग्नल जो है यहाँ से डायरेक्टली हमारे ब्रेन तक के भेजेगा। डेट्रासल मसल्स स्ट्रेच होती है और स्ट्रेच होने के बाद नर्व इंपल्स की हेल्प से सिग्नल हमारे ब्रेन तक के जाएंगे और ब्रेन से एक रिटर्न बैक सिग्नल आता है, दिस इज राइट टाइम और प्लेस, यस और नॉट। यदि ऐसा होता है तो यहाँ पे स्पेशल टाइप के स्पिंक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये स्पिंक्टर जो रहेंगे ये क्या होंगे, ओपन हो जाते हैं और ओपन होते हुए यूरेथ्रा से यूरिन जो है हमारा इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो ये कंट्रोलिंग जो होता है बेटा ब्रेन पे होता है। स्पिंक्टर्स जनरली क्लोज रहते हैं और जब तक के डेट्रासल मसल्स स्ट्रेच नहीं होगा तो सिग्नल जो हमारे ब्रेन तक के नहीं जाएगा और ब्रेन तक के जैसे सिग्नल पहुंचता है तो सिग्नल रिटर्न बैक आएगा। तो इस तरह से सेंसरी इंपल्स होता है और एक मोटर इंपल्स होता है। तो नर्वस सिस्टम में हम और डिटेल में समझेंगे क्या होता है। तो इस तरह से जैसे सिग्नल रिटर्न बैक आया, ये जो स्पिंक्टर्स है जो कि क्लोज थे अब ये स्पिंक्टर्स ओपन हो जाएंगे, यूरेथ्रा से होते हुए यूरिन फाइनली बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। तो इस तरह से रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इस फिनोमिना को एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। और हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे हैं जिसमें पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा होता है। मेल यूरेथ्रा लॉन्ग होता है, फीमेल यूरेथ्रा शॉर्ट होता है। ये भी मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसके बारे में और कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन अभी हम देखेंगे और एक एक पार्ट में उसका फंक्शंस कैसे होता है वो समझेंगे और उसी के साथ साथ फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जो है ये कैसे होता है ये भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो स्टडी किए थे, तो नेफ्रॉन की बात यदि हम करें तो नेफ्रॉन कंसिस्ट होता है माल्पेजियन बॉडी और साथ ही साथ क्या आता है, रीनल ट्यूब्यूल। माल्पेजियन बॉडी की यदि हम बात करें तो इसमें आता है बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। रीनल ट्यूब्यूल में हम लोगों ने तीन पार्ट देखे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसी के साथ साथ इसी का एक पार्ट होता है जिसे कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी कहते हैं, समझे। इस तरह से एक ट्यूबुलर पोर्शन हो गया और एक माल्पेजियन बॉडी हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें अलग अलग पार्ट जो है ये स्टडी किए थे। अब यहाँ पे जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि कप के समान एक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या कहलाता है, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल की ये जो लेयर है ये आउटर लेयर होती है और उसके बाद ये जो लेयर है ये होता है इनर लेयर। आउटर लेयर को पैराइटल लेयर कहते हैं, इनर लेयर को विसरल लेयर कहते हैं। ये जो आपको बेटा इनर लेयर जो दिख रही है ना, ये इनर लेयर पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ये ऐसा। ये जो इनर लेयर आपको दिख रही है इस तरह से फुट लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होता है। तो ये जो फुट लाइक प्रोजेक्शन जो होता है ये होता है पोडोसाइट। ये छन्नी की तरह काम करता है
ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सब यूनिट होती है, इसी की वजह से ब्लड जो है वो क्या होगा, फिल्टर होगा। लेकिन फिल्ट्रेशन में सिर्फ पोडोसाइट का रोल नहीं है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फॉर्म होगी। ठीक है, अब ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो फॉर्म होगी, तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म्स बताया था, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है ये स्टडी किए थे। क्या देखे थे हम लोगों ने यहाँ पर, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो होती है, तो इसमें देखिए पहली चीज तो ये जो बोमेन्स कैप्सूल है इसका एक लेयर होगा, जो एपिथेलियम लेयर होता है बोमेन्स कैप्सूल का। इसी बोमेन्स कैप्सूल के बाद यदि हम यहाँ पर देखें, तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को ये ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये हो गया हमारा क्या चीज बेटा, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। अब यहां से देखो इस तरह से ब्लड आ रहा है, आया। अब ब्लड ये जो आया, तो इस तरह से इधर से जो ब्लड आया, इसी तरह से यहां से आगे पास होगा। तो इसमें आरबीसी रहेंगे, इसमें डब्ल्यूबीसी रहेंगे, इसमें मिनरल्स रहेंगे, इसमें आयंस रहेंगे, इसमें ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, इस तरह से ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो अभी देखिए यहां से जो ब्लड इंटर कर रहा है ये क्या हो गया बेटा, अफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, उसके बाद ब्लड जो एग्जिट होगा ये क्या कहलाएगा, इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, अफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू इफरेंट। तो अब देखिए यहाँ पे जब ब्लड इधर से फोर्स से जब आएगा, तो फोर्स से जैसे इधर आया उतना फोर्स से इधर बाहर नहीं जा सकता। जब ब्लड यहाँ से फोर्स से आया और फोर्स से नहीं जा सकता, तो यहाँ पे क्रिएट होता है एक स्पेशल टाइप का प्रेशर, जिसे कहते हैं क्या चीज, फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या कहलाएगा ये कहलाता है फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो पहली चीज तो देखो इस तरह से जो नेफ्रॉन का मालपेजियन बॉडी वाला जो पार्ट है, कप के समान जो स्ट्रक्चर बोमेन्स कैप्सूल, और अंदर टप टॉप कैपिलरी का नेटवर्क होता है 6 से 8। ये जो जब अंदर आता है ना, तो ये अलग अलग कैपिलरीज में, ठीक है, ऐसे डिवाइड हो जाता है। ठीक, क्यों हो रहा है, तो देखो इसी पार्ट को पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम रीनल ट्यूब्यूल पे आएंगे। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे जो कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसमें अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल है। ठीक है, मीन अभी हम लोग यहाँ पे मालपेजियन बॉडी को समझ रहे हैं, जिसमें बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, दो पार्ट अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए जो बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की यदि बात करें, तो लेयर सबने समझ लिया, आउटर इनर क्या होता है, पैराइटल और विसरल क्या होता है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ओके, इसका काम अभी नहीं है हमारे को, ये हमें समझ गया है। पोडोसाइट क्या होता है ये हमें समझ गया है। तो फाइनली देखिए जब ब्लड फोर्सफुली इधर आया और यहां से जब एग्जिट होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। तो देखो अफरेंट आर्टेरियोल जो है इस तरह से आ रहा है, ये जो है ये क्या हो गया, अफरेंट आर्टेरियोल। अब अफरेंट आर्टेरियोल जब आया, तो ये आते ही अभी क्या होगा, इस तरह से ये अलग अलग कितना 6 से लेके 8 टप टॉप कैपिलरीज जो होता है, ब्लड कैपिलरीज, इसमें क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब डिवाइड होने के बाद क्या होता है, ये जो कैपिलरीज जो होती है
इस पर कुछ इस तरह से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन जो है थिन होती है, ये थिक होने की वजह से ब्लड और मिनरल्स यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो सकते, यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता, इसलिए ये ऐसे डिवाइड हो गए। ये कहाँ पे डिवाइड हुआ बेटा, यहाँ पर। ये हम यहाँ पे बना नहीं सकते अभी, ठीक है। तो मैं आपको इधर समझा रहा हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ये इसके अंदर यहाँ पर हो रहा है, तो ये ऐसा डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद इसके पास इस तरह से क्या है, पोर्स प्रेजेंट है। अब ये जो पोर्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है, तो इस पोर्स की वजह से क्या होगा बताइए आप ही। ये जो पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इस पोर्स की वजह से यदि यहाँ पे प्रेशर आया और प्रेशर क्रिएट हुआ, तो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जितना भी जो सब्सटेंसेस है वो क्या होगा, वो यहां से इस तरह से भी फिल्टर होगा, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन मैंने जो आप लोगों को बताया, तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में पहली चीज तो ये वाला आपका आ रहा है, ठीक है, पहला लेयर। उसके बाद आपकी ये वाली लेयर आ रही है, फिल्ट्रेशन स्लीट बनाना है हम लोगों को, और उसके बाद यहाँ पे एक ये वाला लेयर आ रहा है। ऐसे तीन पार्ट से मिलके फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फॉर्म होंगी। तो यहाँ पे देखिए पहला लेयर ये वाला जो हमारा है, किसका लेयर ये बताओ, ये हमारा ब्लड कैपिलरी का लेयर है। तो इस ब्लड कैपिलरी के लेयर के पास यहाँ पे इस तरह से पोर्स होंगे, इस पोर्स को कहते हैं फेनेस्ट्री। ये जो पोर्स रहेंगे, ये जो पोर्स जो होते हैं ये कहलाते हैं फेनेस्ट्री। इस फेनेस्ट्री के बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए, इस तरह से यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये कहलाता है पोडोसाइट। ये क्या कहलाता है, पोडोसाइट। तो ये वाला जो मेम्ब्रेन है किसका मेम्ब्रेन हो गया बेटा, कैपिलरी का। ये वाला जो मेम्ब्रेन है किसका हो गया बेटा, बोमेन्स कैप्सूल का। और ये जो हो गया क्या हो गया, ये बेसमेंट सब्सटेंस हो गया। तो अभी कोई भी सब्सटेंसेस यदि इधर से, जैसे कि सपोज ये ग्लूकोज है, ये जो है ये क्या ग्लूकोज है, ये यहां से आया, फिल्टर होके इस तरह से ग्लूकोज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे NaCl जो है तो सोडियम हो गया, तो सोडियम यहाँ पर आएगा, यहाँ से फिल्टर होके इधर आ जाएगा। लेकिन ये आरबीसी है या कोई प्रोटीन है, तो ये यहाँ से पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका इस पोर साइज के अकॉर्डिंग इसका साइज जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये जो है ये सब्सटेंस जो पोर साइज के अकॉर्डिंग बड़ा साइज है वो नहीं आएगा। तो इस तरह से जो सब्सटेंसेस है, ये सारे सब्सटेंसेस यहाँ पे क्या होंगे, पास होंगे, ठीक है। तो हमने एक चीज समझे बेटा, नेफ्रॉन का जो बोमेन कैप्सूल जो है और ग्लोमेरुलस, इसका रोल क्या है, मींस नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट दोनों मिला के जो बनाते हैं वो कहलाता है क्या चीज बेटा, माल्पेजियन बॉडी। तो नेफ्रॉन का फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने समझे अभी, और उसी के साथ साथ उस स्ट्रक्चर के जो एनाटॉमिकल पार्ट है वो हमने समझे, और उसमें फिजियोलॉजिकल पार्ट क्या हो रहा है ये समझा। लेकिन देखिए कोई भी चीज अपने आप वहां से पास नहीं होगी, ठीक है, कोई भी चीज अपने आप पास नहीं होगी, क्योंकि पास होना ही रहता तो कभी भी हो जाता है। लेकिन जब तक कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तब तक कि जितने भी पार्टिकल्स हो यहाँ से पास नहीं होंगे। एक चीज ये भी है। तो यहाँ पे हम लोगों को अगेन एक और इम्पोर्टेंट पार्ट समझना है, जो कि क्या है, ये जो है सब्सटेंसेस, ठीक है, ये यहाँ से एक्चुअली कैसे पास होते हैं। तो पास होने के लिए यहाँ पे हम लोगों को जो समझना है वो है फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। समझ में आया बेटा, इतना पार्ट समझा। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछो, मैं रिवाइज कराता हूँ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। बेटा क्लास में है ना सभी लोग, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो। सुमित का आंसर आ रहा है। आई थिंक आप लोग मुझे रिस्पॉन्स जो चैट टू एवरीवन ही दीजिए, ठीक है, बेटर रहेगा। अदरवाइज आप लोग मुझे जो रिस्पॉन्स दे रहे हो तो आप मुझे होस्ट में दे रहे होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। को होस्ट साइड बेटा चैट रिस्पॉन्स दो आप मुझे, क्योंकि बहुत देर से आप लोगों की रिस्पॉन्स नहीं आया। को होस्ट या फिर चैट टू एवरीवन। ओके हाँ ठीक है, अभी सभी लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। 45 स्टूडेंट है यहाँ पर, सभी लोगों का क्लियर हो गया है। ईसा, आस्था, खुशी, आयुषी, अथर्व, रिया, स्वयं, अनुश्री, योगेश्वरी, सेजल, खुशी, प्रज्वल, मंजरी, वेरी गुड बेटा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड हर्षिता। तो इस तरह से यहाँ पे माल्पेजियन बॉडी इन बोमेन्स कैप्सूल का रोल क्या है ये समझा बेटा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो समझने वाला जो पार्ट है वो यही है,
और आज के इस लेक्चर में आपको नेफ्रॉन क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा, और नेफ्रॉन का काम क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा, और कैसे काम होता है ये भी समझ में आ जाएगा, और लास्ट में एनिमेशन भी हम देखेंगे। तो एक एक पार्ट बहुत अच्छा से आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहली चीज तो बेटा ये बोमेन्स कैप्सूल क्या है ये हमें समझ में आ गया। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होती है और कैसे बनती है वो हमें समझा। फिल्ट्रेशन स्लिट कैसे फॉर्म हो रहा है और कैसे यहाँ से पास होगा ये भी हम लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली अब ये सारा सब्सटेंसेस जो फिल्टर हुआ है, तो फिल्टर होने के बाद सबसे पहले तो मैं आप लोगों को फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है ये क्या होता है वो समझाऊंगा। ठीक है, क्या समझाऊंगा सबसे पहले आप लोगों को फिल्ट्रेशन प्रेशर, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रेशर आप लोगों को नहीं समझा तो बाकी कोई भी चीज आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिजियोलॉजी की हम बात करें यूरिन फॉर्मेशन का, तो फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में आप लोगों को पहली चीज क्या याद रखना है, पहली चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है जो फर्स्ट मैकेनिज्म हो रही है वो हो रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ओके, फिर क्या हो रहा है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो अभी ये सारी चीजों में ये वाला जो पार्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये हम समझेंगे। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म्स है उसमें यहाँ पे जो अफरेंट आर्टेरियोल इधर से जो आ रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल जो इधर से जो जा रहा है, दोनों का डायमीटर डिफरेंस है। इधर साइड आपका बोमेन्स कैप्सूल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जब ये आया तो ऐसे ये टप टप कैपिलरीज में क्या हो गया डिवाइड हो गया। टप टप कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद फिर क्या हुआ, ये इधर से इस तरह से जो ब्लड है वो क्या होगा आगे पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब डायमीटर डिफरेंस कुछ ऐसा है कि यहाँ पे अफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर बहुत बड़ा होता है, इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर छोटा होता है, मींस यहाँ पे वाइड और ये नैरो होता है। फोर्सफुली जब इधर से ब्लड आएगा फोर्सफुली इधर से जा नहीं पाता, जिसकी वजह से क्रिएट होता है यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का प्रेशर। ठीक है, वेरी गुड बेटा, गुड, वेरी गुड प्रहलाद। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा क्रिएट होता है एक स्पेशल टाइप का प्रेशर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर डिफरेंस है, ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस। और किसमें डायमीटर डिफरेंस है बेटा, एक तो आपका अफरेंट आर्टेरियोल और दूसरा इफरेंट आर्टेरियोल, दोनों का डायमीटर डिफरेंस होने की वजह से यहां पर क्रिएट हुआ एक प्रेशर। समझे, अब ये जो प्रेशर जो है इसकी वजह से, वेरी गुड, ये प्रेशर जो है इसकी वजह से सब्सटेंसेस फिल्टर होंगे। तो इस प्रेशर को कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए इस प्रेशर को GHP कहते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यदि हम देखें तो अब यहाँ से ये जो ब्लड फोर्सफुली आया, फोर्सफुली आने की वजह से फोर्सफुली जा नहीं पा रहा है, और जब प्रेशर क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली ये जो प्रेशर है उसकी वजह से सब्सटेंसेस जो है, ये जो हमारा कैप्सुलर स्पेस जो होता है, क्या चीज, जो कैप्सुलर स्पेस है यहाँ पे सब्सटेंसेस फिल्टर होके पास हो जाएंगे। समझे, सब्सटेंसेस क्या हुए फिल्टर हो गए, और सब्सटेंसेस फिल्टर होने के बाद क्या हुआ बेटा ये पास हो गया है। ठीक है, हमने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन देखे थे, बीच में बेसमेंट सब्सटेंस है यहाँ पर, उसके पहले एपिथेलियम लेयर है बोमेन्स कैप्सूल का, इधर साइड क्या है बेटा हमारा एंडोथेलियम लेयर है ग्लोमेरुलस का। फेनेस्ट्री मैंने आप लोगों को बता दिया हूं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती है यदि हम इसकी बात करें तो ये नॉर्मल कैपिलरी के कंपैरिजन में
50 से लेके 100 टाइम्स जो होती है मोर परमिएबल होती है, क्योंकि सब्सटेंस इधर भी तो पास हो रहे हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। कौन सा कैपिलरी पढ़े थे हम लोगों ने लास्ट टाइम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, याद आ रहा है? वहां पर भी तो कैपिलरी पढ़े थे, वहां पर भी तो सब्सटेंस का एक्सचेंज हो रहा था। फिर वहां पे जब सब्सटेंस एक्सचेंज हुए तो क्या ये सारे सब्सटेंस वहां पे गए थे? हाँ, जा तो रहे थे। लेकिन बेटा उसके कंपैरिजन में, नॉर्मल कैपिलरी के कंपैरिजन में यदि हम देखें तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होता है ये 50 से लेके 100 टाइम्स मोर परमिएबल होता है नॉर्मल कैपिलरी के कंपैरिजन में। समझे? क्लियर हुआ ये वाला पोर्शन? हेलो, वेरी गुड, ग्रेट। चलो तो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये तो हो गया ग्लोबुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो बन गया यहाँ पर, लेकिन ये बनने के बाद भी फाइनली होता क्या है? देखो, जब यहाँ से सब्सटेंस फिल्टर हो रहे हैं तो ये कैप्सुलर स्पेस खाली नहीं है बेटा। ठीक है, अभी काम करते इतना तो समझ गया है, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, फिर से हम और कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, कितना कितना प्रेशर जनरेट होता है हमारे एनसीईआरटी में दिया नहीं है, और वैसे तो देखा जाए तो नीड भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या कोई मॉड्यूल पढ़ के आया है? क्या किसी को मालूम है प्रेशर कितना होता है? वेरी गुड, प्रहलाद को पता है बेटा, बहुत बढ़िया। 60 mmSg जो है वो होता है GHP। देखो बेटा, हमारा जो ब्लड जब हमारे हार्ट से पास हुआ था तो ब्लड का जो प्रेशर था वो कितना था? वो 120 mmSg था सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक जो था वो कितना था? 80 mmSg। वेरी गुड। तो अभी यही ब्लड जो है ऐसा पास होते हुए जब ये हमारे यहाँ पे पहुंचा बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है, और बोमेंस कैप्सूल में जब आया तो बोमेंस कैप्सूल में तो आ ही रहा था उसके फोर्स से, लेकिन ये अफरेंट और रिफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर डिफरेंस होने की वजह से क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ये जो सब्सटेंसेस है इसको यहाँ पे पास करना है, तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये जो यहाँ पर एक प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से ऑल सब्सटेंसेस जो है यहाँ से फिल्टर होने के लिए रेडी हो गए हैं, मींस यहाँ पे जो क्रिएट हुआ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो 60 mmSg का होता है। मतलब इतना प्रेशर यहाँ पे आया जिसकी वजह से अब ये सब्सटेंसेस रेडी टू फिल्टर, फिल्ट्रेशन के लिए ऑल सब्सटेंसेस जो है वो रेडी हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि ऑलरेडी बेटा ये यूरिनरी स्पेस है, कैप्सुलर स्पेस, ये खाली थोड़ी था, यहां पर भी तो सब्सटेंसेस है कि नहीं है? बताओ, यहां पर भी सब्सटेंसेस है। तो जब ये सब्सटेंसेस यहां से इधर आने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सब्सटेंस इधर जाएंगे बाहर, तब जाके वो यहाँ पे आ पाएंगे, खाली रहता तो इजीली चला जाता था। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे कैप्सुलर फ्लूइड जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा जब इधर आएगा तो ये इधर इसकी जो कैप्सुलर वॉल है इस पे एक प्रेशर लगाएगा, बट कैप्सुलर वॉल ऐसा बाहर थोड़ी जाएगी, ऐसा फैलेगी नहीं, वो उसके अगेंस्ट में एक प्रेशर लगाएंगी जो उसको रोकने की कोशिश करेगी। समझे? वेरी गुड। तो वो क्या कहलाता है बेटा? अभी देखो, ये ग्लोमेरुलस का प्रेशर था, ये कैप्सूल की वॉल का प्रेशर रहेगा, इसे कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वेरी गुड प्रहलाद, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है आप अलग अलग जगह पे देखोगे तो ये जो डिजिट जो है आपको डेटा अलग अलग मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, किसी इसमें ये 60 है, किसी बुक में आप जाओगे तो ये आपको 55 mmSg भी मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली हमको फाइनल टोटल जो डिफरेंस कितने का होता है वो समझना है, थोड़ी देर के बाद समझेगा आपको क्या समझा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, जब ये सब्सटेंसेस इधर आ रहे थे इस मॉलिक्यूल को उसने प्रेशर दिया, फिर ये मॉलिक्यूल ने इसको धक्का दिया, फिर इसने इसको धक्का दिया, और ये जो है ये इसको धक्का देगा, तो ये धक्का देने के बाद ये ऐसा फैलना चाहिए बट फैलता नहीं है, ये वापस उसको उधर ही उसके अगेंस्ट में एक प्रेशर देता है जो कि क्या कहलाता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, CHP। ये GHP था, ये क्या कहलाएगा? CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, जो इसके जस्ट अगेंस्ट रहेगा।
समझ रहे हो? तो इसके अगेंस्ट जो रहेगा, तो ये जो रहता है, जैसे कि ये 60 है तो इसको हम 30 ले लेते हैं, समझ गए, 30 mmSg। ओके, इसके बाद अभी यहां पर अगेन क्या हो रहा है, ठीक है, हाँ वो थोड़ा सा डिफरेंसेस रहता है, अलग अलग रेफरेंसेस में आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो अब देखिए ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 60 mmSg है, इधर से फोर्स से आया, उसके अगेंस्ट इसने उसको रोकने की कोशिश की, तो 60 में से 30 यदि माइनस होते हैं तो भी प्लस में कितना प्रेशर आ रहा है बताओ, 30 mmSg का आ रहा है। तो इसके बाद भी इसने भले रोका लेकिन प्रेशर उधर से ज्यादा है, तो उधर के सब्सटेंस इधर आएंगे या ये वाला उसको रोक देगा, बताओ क्या होने वाला है, सब्सटेंस आएगा या रुक जाएगा? रिस्पॉन्स करो जल्दी जल्दी। आएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला प्रेशर ज्यादा है, प्लस में है 30 mmSg। बट एक और चीज यहाँ पे हो रही है, ये अंदर वाला पार्ट में यहाँ पे बना रहा हूं, ठीक है, कौन सा, ये हमारी कैपिलरी है इस तरह से। अब ये जो कैपिलरीज यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इसके अंदर ऐसे अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट है, सब्सटेंसेस नहीं कहेंगे, यहाँ पे जो भी हमारे ग्लूकोज है, प्रोटीन है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, ये सब पढ़े हम लोगों ने ब्लड में, याद आ रहा है ना, तो ये सारे यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर इसके बीच में सेकंड लेयर आ जाएगी, जो कि ये पोडोसाइट लेयर हो जाएगी, और पोडोसाइट लेयर के बाद नेक्स्ट जो होगा ये सॉरी क्या, पहले तो बेसमेंट रहेगा, उसके बाद फिर हमारा बोनस कैप्सूल का पोडोसाइट हो जाएगा। तो सब्सटेंस यहां से इधर से फिल्टर हो रहे हैं, और ये कैप्सुलर स्पेस है, ये क्या हो गया, कैप्सुलर स्पेस। ओके, ये क्या हो गया, बेसमेंट लेयर, ये क्या हो गई, कैपिलरी, ठीक है, कौन सा कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, समझे? अब सब्सटेंस यहां से पास हो रहे हैं, तो ये सब्सटेंस पास तो हो रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है, ये जो सब्सटेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इन सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक जो है दैट इज प्रोटीन और आरबीसी, जिसका साइज जो है वो जो पोर साइज होता है उससे बड़ा होता है। तो क्या होगा, ये इस तरह से ये भी जाने की कोशिश करेंगे ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं से पानी जब फ्लो होता है, वहां पे बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, उस पानी के साथ जब फ्लो हो रहे होते हैं तो वो बड़े पार्टिकल्स भी जाएंगे और जहां पे होल रहता है वहां पे जाके चिपक जाते हैं, जब वो चिपकेंगे तो बाकी सबको रोकते हैं, देखियो ना आपने, हेलो, याद आ रहा है, एक पाइपलाइन है बड़ी सी, उसमें प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं, प्लास्टिक्स भी है, और पानी जब फ्लो हो रहा है और आपने एक छन्नी लगा दी है, और पानी जब फ्लो हो रहा तो छन्नी में प्लास्टिक जाके चिपक जाएगा, ब्लॉक कर देता पाइप को, वेरी गुड, ऐसे ही होता है ना, तो ऐसे ही तो यहाँ पर भी हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, ये प्रोटीन्स या आरबीसी जो है, ये यहाँ पे जो फिनेस्ट्री थे हमारा, इस फिनेस्ट्री पे आके इसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, मतलब ये पार्टिकल्स एक प्रेशर लगा रहे ताकि इन सबको अंदर जाने ना दे। तो ये जो है बेटा, ये कहलाता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, बीसीओपी, जो कि होता है 20 mmSg का, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड, उसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव प्रेशर काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट दो प्रेशर है जो नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम यहाँ पर इसके कंसेप्ट को समझे और हम यहाँ पर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर यदि हम देखें, क्या चीज, यदि इस कंसेप्ट को समझते हुए इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसको ईएफपी कहते हैं, या फिर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसको एनएफपी कहते हैं, ये क्या होगा बताओ, कैप्सुलर ग्लोबुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग किसको बेटा, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्लस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये वाला। तो इस तरह से टोटल जो है हमारा एक जो रिजल्ट है वो निकल के सामने आ जाएगा। अब जो रिजल्ट यहाँ पे निकल के सामने आएगा, मींस जीएचपी कितना था बताओ, 60 mmSg,
CHP कितना था बताओ, 30 mmHg प्लस BCOP कितना है बताओ, 20 mmHg। 30 प्लस 20 कितना हो गया 50, 60 में से माइनस किया तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है, ये इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो 10 mmHg का आएगा, जो कि प्लस में है। तो उसके बाद इसने रुकना चाहिए, बट रुका क्या नहीं, फिल्टर होगा या नहीं होगा बताओ। तो बेटा ये कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपको डिजिट चेंज भी मिलेगी। किसी बुक में ये 55 है तो ये 30 रहेगा तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस दिया, अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग दिया है, बट मेन कंसेप्ट समझो क्या है और वो क्या है। तो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, और ग्लोबुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। ये समझा, किसी को कोई पूछना है पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। सॉरी, सारी चीजें क्लियर है बेटा। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है समझा क्या? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब यहाँ पे ये जो प्रोटीन पार्टिकल्स है वो इस सब्सटेंस को फिल्टर होने नहीं दे रहे हैं, तो इन पार्टिकल्स के थ्रू लगाया हुआ एक प्रेशर वो कहलाता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब ये जो बोमेंस कैप्सूल की जो वॉल है वो इस सब्सटेंस को अपने तरफ नहीं आने दे रही, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक प्रेशर लगा रही है, तो इसके थ्रू लगाया हुआ एक प्रेशर वो कहलाता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, समझे। इसके बाद फिर यहाँ पे कौन सा वाला, ये अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर डिफरेंस है, तो इधर से जब ब्लड फोर्स से आ रहा है तो जा नहीं पाता, तो इधर से सब्सटेंस फिल्टर होंगे, तो इसकी वजह से जो लगाया हुआ प्रेशर है ये कहलाता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। प्रेशर बेटा कहां पर 50 चाहिए बताओ, ये वाला 50 होगा तो 60 में से माइनस करोगे तो 10 ही आएगा, ये वाला बोल रहे हो क्या बेटा प्रज्वल, देखो चेक करो बताओ जल्दी से, ये प्लस है ये माइनस है, समझ गए अभी। अब बॉडमैन्स लॉ की बात कर रहे हो क्या बेटा, बॉडमैन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये ऐसा नहीं रहेगा, ये एक्चुअली फिर ये ऐसा आएगा, समझे। हमको ये माइनस करके टोटल नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आता है वो हमको निकालना है, समझे। तो 50 नहीं आएगा, 10 mmHg का डिफरेंस आता है, ठीक है। अब हम यहाँ मैथ्स नहीं पढ़ रहे ना बेटा, हम बायोलॉजिकली वहां पे जा रहे हैं, तो हम वहां पे ब्रैकेट और वो सारी चीजें यूज नहीं कर रहे, ठीक, समझे। यहाँ पे मैथ्स नहीं है, वो प्रेशर कितना आ रहा है और प्लस में कितना जा रहा है उस पर हमको जाना है। चलो समझ में आ गया सभी लोगों को ये वाला पार्ट। ये था बेटा हमारा माल्पेजियन बॉडी और बोमेंस कैप्सूल में क्या क्या हो रहा है वो वाला पार्ट हमने देखे, ठीक है। इसका बेसिक लेक्चर मैंने लास्ट लेक्चर में लिया हूँ, उसमें मैंने इतना डिटेल कुछ भी नहीं बताया, एकदम बेसिक कंसेप्ट समझाया हूँ। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ मैंने, वहां पे आप लोग देखो, ठीक है। या फिर ये वाला वीडियो आप देख रहे होंगे तो इसी वीडियो में ऊपर में आई बटन हर लेक्चर्स में मैं अपलोड करता हूँ, तो आई बटन पे आपको बहुत सारे एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलेगा, आई बटन पे आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी मिलेगा, और उसी आई बटन पे पास्ट वाला जो लेक्चर्स रहता है वो भी आपको मिलेगा, समझे। तो उस आई बटन पे क्लिक करो और वहां पे देखो, साथ ही साथ में जो एनिमेशन आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो कुछ एनिमेशन डायरेक्टली वीडियो में नहीं रहते, मैं आपको वैसे बताऊंगा कि ये एनिमेशन है, तो एनिमेशन वीडियो में नहीं रहा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उस डिस्क्रिप्शन से भी आप उस लिंक पे जाके उस एनिमेशन को देख सकते हो, ठीक है। बाकी अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पे सारे पोस्टिंग रहेंगी आप लोगों की वीडियो की। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे समझेंगे अभी हम, ठीक। अभी हम लोगों ने बेटा बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वाला पार्ट समझ लिया है, लेकिन खाया पिया सब निकालना तो है नहीं हमको, क्योंकि बेटा जितना भी हमने खाया है क्या हुआ बेटा, हमने खाया है ग्लूकोज, वो इधर आ गया, जितना भी सब्सटेंस है, जितना मिनरल्स आयंस जो फूड है वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया। अब ये सारे सब्सटेंसेस जो इसको बाहर निकालना नहीं है, वापस चाहिए हमको, तो यहाँ पे पहला मैकेनिज्म जो फिजियोलॉजी हम देख रहे हैं, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जो हम समझ रहे हैं, तो इसमें पहला मेथड था वो था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये आप लोगों को समझ में आ गया है। सेकेंड है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये अभी हम देखेंगे। सेकेंड मैकेनिज्म क्या है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये हम देखेंगे। तो अभी हम लोगों को क्या समझना है,
सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है ये हमें समझना है। ओके, तो सेकेंड मेथड है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में मैंने आपको पहले बताया था बेटा कि 99% जो फिल्ट्रेट है क्या होगा, ये सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब होगा। सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है ये भी समझा दे रहा हूं, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं रीअब्जॉर्ब। तो अब यहाँ पे देखिए सब्सटेंस में हमारे पास ग्लूकोज है, सब्सटेंस में हमारे पास यूरिया है जो फिल्ट्रेट है, सब्सटेंस नहीं कहेंगे, ये हमारा फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट में हमारे पास आयन है, जैसे कि सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, एंड डिफरेंट टाइप के आयन्स। तो ये सारे इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ यूरिया को ही रिमूव करना है, लेकिन ये सारे सब्सटेंसेस को वापस लाना है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो इतना अच्छे से काम किया है, इतनी मेहनत से ये सब्सटेंस को उसने डाइजेस्ट किया है, और इतनी मेहनत के साथ ये सारे सब्सटेंसेस को हमारे ब्लड में पहुंचाया है। तो हमारे ब्लड में इसलिए नहीं पहुंचाया था कि किडनी उसको बाहर फेंक देगी, समझे, इसको इसलिए यहाँ पे पहुंचाया है कि वो किडनी जो उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस है, जैसे क्रिएटिनिन हो गया, जैसे ड्रग्स होगा जो हमारे लिए हार्मफुल है, उसको हमारे यूरिन से होते हुए बाहर निकाल दो, जो हमारे लिए काम का है उसको सारे को वापस ले लो, समझे। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेट है, इसलिए इसमें 99% फिल्ट्रेट सिलेक्टिवली रिएब्जॉर्ब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1% जो है यही एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिन बना के जो है वो एक्सक्रीट होगा। यूरिन कैसे बनता है ये भी हमें समझना है, और कैसे इसका एक्सक्रीशन होता है वो हमें समझना है। मींस 99% फिल्ट्रेट जो है वो रीएब्जॉर्ब होगा, 1% जो है एक्सक्रीट होगा। इसमें अगेन एक और चीज है बेटा, एक दिन में हमारे किडनी से जो फिल्ट्रेशन होता है वो कितना होता है जानते हो आप, 180 लीटर्स होता है, 180 लीटर्स पर डे। और यदि इतना सब्सटेंस जब यहाँ पे फिल्टर हुआ और इसको पूरा बाहर निकाल दिया जाता, तो पानी की बाल्टी लेके बैठना पड़ता, पीते जाओ और निकाल। गुड, तो इस तरह से 180 लीटर्स पर डे, पर मिनट में हम देखें तो 1100 से 1200 ml पर मिनट जो है, ये इतना क्या हो रहा है बेटा, फिल्टर हो रहा है, जो ब्लड फिल्टर हो रहा है, याद रखना कितना, 100 क्या है, 1100 से लेके 1200 ml, 1100 to 1200 ml पर मिनट ब्लड जो है ये फिल्टर हो रहा है किडनी से। 180 लीटर पर डे जो है इतना क्या है बेटा, इतना फिल्टर होता है एक दिन में, जिसमें से 1.5 लीटर जो है यूरिन बाहर जाती है, और 7 फिर उसके बाद जितना रिमेनिंग बचा 180 लीटर में से 1.5 को माइनस कर दो, ठीक है। इतना जो है क्या होगा बेटा, यूरिन बना के बाहर निकलेगा, बाकी का रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ बेटा, वेरी गुड प्रहलाद, 125 ml रेट इन मेल, हाँ इतना, हाँ होता है बेटा, ठीक है, उतना डिटेल बताऊंगा, बाकी लोगों को तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेट नहीं है, ठीक। हाँ, बाकी लोग स्टडी करते रहो बेटा, एक्स्ट्रा का बहुत जरूरी है, एक्स्ट्रा का नॉलेज, मॉड्यूल्स भी पढ़ते रहो, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी लगाते रहो, मैं लेक्चर्स जो पढ़ा रहा हूँ वो उस पर ध्यान रखो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, रियल में एक अच्छा रैंक आपको मिलेगा, ठीक है। और इतना नहीं हो रहा है तो सिर्फ आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हो तो भी आपको बहुत अच्छा रैंक मिलेगा, आपका किसी भी जीएमसी में बहुत अच्छी तरह से अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है, नो नीड बाहर जाने की, लेकिन यदि आप जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, और नेक्स्ट हम जो देखेंगे यहाँ पर वो हम देखेंगे कि ये जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कैसे हो रहा है। तो रीअब्जॉर्प्शन बेटा दो टाइप से होता है,
एक तो सिलेक्टिवली भी होगा, मतलब एक्टिव तरीके से भी होगा, और दूसरा पैसिव तरीके से भी होगा। तो ये जितना सब्सटेंसेस यहाँ पर आया है, ये सब्सटेंसेस क्या होगा बेटा, इधर से ये हमारा इस तरह से ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। ये सब्सटेंसेस जो है इस कैपिलरीज में क्या होगा, रिटर्न बैक आएगा इस तरह से। ओके, अब ये जो रिटर्न बैक जो आएगा तो ये कैसे आएगा, तो ये जो रिटर्न बैक जो होता है, ये जो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, ये एक तो एक्टिवली भी होता है और दूसरा पैसिवली भी होता है। एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से होता है। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होंगे, एक्टिवली मतलब जिसको रीअब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि देखना बेटा जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने यहाँ पे एक्टिवली जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है जैसे ग्लूकोज, एमाइनो एसिड और सोडियम। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये जो होगा ये क्या होगा, जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, एमाइनो एसिड है, एंड सोडियम आयन जो है, इसको रीअब्जॉर्ब करना है तो एनर्जी खर्च करना पड़ता है। ठीक है, और यहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल पैसिवली में नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना जरूरी है बेटा, तो उसके लिए यदि जितना जरूरत होगी उतना उसको यदि हमें वापस लेना है, या फिर वाटर जो होता है इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन जो होता है, ठीक है, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो भी शुरुआती सेगमेंट जो होता है नेफ्रॉन का स्टार्टिंग में वहां पर होता है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे ये रीअब्जॉर्प्शन होगा, और रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद फाइनली सेकंड मेथड थी ये, इसके बाद क्या होगा बेटा, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होगा, सब्सटेंस फिल्टर हो गए। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा छोटा बनाएंगे अभी हम। ये हमारा बोमेंस कैप्सूल था, इसका खेल खत्म, इसने सब्सटेंस को फिल्टर किया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल में गया, लूपोफिल्डी में गया, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल में गया। इसी के साथ साथ इधर से जो आ रहा था बेटा अफरेंट आर्टेरियोल, अफरेंट आर्टेरियोल जो है ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जब डिवाइड होगा तो इसमें से एक कैपिलरी इधर जाएगी और इसी का एक कैपिलरी जो है इस तरह से होके इधर आएगा, और यही सारी कैपिलरी घूम फिर के अल्टीमेटली लास्ट में वापस जब आएगी तो वापस आने के बाद ये एक सिंगल जो है ये सारा जो है इस तरह से वेंस बन के बाहर निकलेगी, ऐसा होता है। तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंस जो है वो सीक्रेट होते हैं, तो मींस थर्ड पॉइंट जो आता है वो क्या आएगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस जो है वो क्या होता है बेटा, ट्यूबुल के थ्रू सीक्रेट होता है, तो स्मॉल अमाउंट में जैसे H+ आयन और K+ आयन जो होता है ये स्मॉल अमाउंट में, साथ ही साथ अमोनिया की यदि हम बात करें तो अमोनिया जो है तो H+, K+ अमोनिया जो फिल्ट्रेट है उसमें क्या होगा, सीक्रेट होगा। मींस देखो कौन सा वाला पार्ट हो गया, ये हमारा ब्लड है, इससे जो फिल्ट्रेट है इस फिल्ट्रेट में ये क्या होगा, सीक्रेट हो जाएगा। इससे क्या बेटा हमारा जो बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम जो रहेगा और जो आयनिक बैलेंस जो रहेगा वो क्या होता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म हम समझेंगे सारा मेंटेनेंस में, जिसमें हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है, मैकुलर डेंसा सेल्स होती है, वो वाला पार्ट एडिशनली इसके बाद में आगे चल के आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये जो पीसीटी जो दिखाई दे रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप नहीं हो जाएगा, ये जो फिल्ट्रेट जो है यहाँ पे ये जो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो इस फिल्ट्रेट को रीअब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने विलाई देखे थे ना बेटा, तो इसी तरह से बेटा यहाँ पे क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है। यदि हम यहाँ पे देखिए तो क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो है ये इससे लाइन होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, जो क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन का एरिया।
ठीक है, ये आपको एक चीज ये याद रखना है, समझे। मींस पीसीटी का जो फंक्शंस है, जो ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है, ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसको क्या करेगा बेटा, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर देगा। ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसे क्या कर रहा है, ये सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करेगा। अब इसेंशियल रीअब्जॉर्प्शन में 70 से लेके 80% जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। ये सब एनसीईआरटी में है बेटा, ठीक है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। फिर के प्लस आयन, एच प्लस आयन और अमोनिया, ये मैंने जो आप लोगों को बताया, ठीक है, इसका क्या हो रहा है यहाँ पर, सिक्रेशन भी हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ लूप ऑफ हेनले में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। एक डायग्राम शेयर करूंगा मैं आपसे जिसमें आपको और भी चीजें समझ में आएगी। तो एक काम करते हैं, जो हमारा एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी पे आते हैं और उसके कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए बेटा, ये वाला जो डायग्राम आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस डायग्राम में आप देखिए तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके नेफ्रॉन का ही डायग्राम है, ठीक दिख रहा है ना बेटा ये वाला। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। तो ये जो नेफ्रॉन का जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जाए तो ये वाला जो पार्ट था आपका, ये था माल्पेजियन बॉडी, जिसमें आपको ये जो दिख रहा है ये बोमेन्स कैप्सूल है, और उसके अंदर जो दिख रहा है ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, समझे। तो फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन होने के बाद फाइनली अभी यहाँ पे यदि देखिए तो क्या हो रहा है बेटा, ये जो सब्सटेंसेस आपको जो दिख रहे हैं ये वाले, ये यहाँ पे पहला ये वाला जो प्रोसेस था नंबर 1, क्या हुआ यहाँ पर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड अभी क्या होगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में देखो आपको यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम क्लोराइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स के प्लस, ये सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। यहाँ पे आपको H प्लस आयन और NH3 जो है ये सिक्रेट हो रहे हैं। तो थर्ड प्रोसेस यहाँ पे क्या थी बेटा, ट्यूबुलर सिक्रेशन। क्या था, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे समझे। फिर इसके बाद देखिए ये आगे जो है वाटर पास हुआ हमारा, कहाँ पे पास हुआ, लूप ऑफ हेनले में। तो थोड़ी देर के बाद लूप ऑफ हेनले का पार्ट बता रहा हूँ, अभी डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल में आ जाओ। तो इधर आपका ये है डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूबुल, इधर ये जो था ये क्या था, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल। तो डिस्टिल में NaCl H2O बाइकार्बोनेट आयन, इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। साथ ही साथ K प्लस आयन और H प्लस आयन जो है ये क्या हो रहे हैं, इसका यहाँ पे सिक्रेशन हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए जो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले है और असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, तो ये इसका ये वाला जो पार्ट जो रहेगा ये थिक वाला रहता है, पहले जो रहता है थिक रहता है, उसके बाद आगे चल के ये कैसा हो जाएगा, ये थिन हो जाएगा। इसमें भी ये वाला जो पोर्शन ये कैसा है, थिक है, और ये वाला जो पोर्शन ये क्या है, थिन है। तो अब लूप ऑफ हेनले की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे अभी हम लोग, लूप ऑफ हेनले। हाँ, अमोनिया भी बेटा यदि नीड है तो उसका भी एब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी मैंने बता दिया, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, डीसीटी का भी मैंने कंसेप्ट बता दिया। अभी लूप ऑफ हेनले जो है ये भी हम समझ लेते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि मेन जो रोल है लूप ऑफ हेनले का है कि किस चीज में, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने में। आपको मैंने बताया था कि इस तरह से किडनी का ये ऊपर का पार्ट कॉर्टेक्स है, नीचे का मेडुला है। तो बोमेन्स कैप्सूल कॉर्टेक्स में है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कॉर्टेक्स में है। इधर साइड हम अंदर आए तो यहाँ पे क्या बेटा, लूप ऑफ हेनले है, और फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल भी कॉर्टेक्स में है, और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ये वाला लूप ऑफ हेनले जो है ये आपको कहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुलरी रीजन में। अब लूप ऑफ हेनले में आपका एक तो असेंडिंग लिम्ब आएगा और दूसरा डिसेंडिंग लिम्ब आएगा। ये वाला जो जा रहा है डिसेंडिंग है, ये वाला जो ऊपर आ रहा है वो क्या है, असेंडिंग है। ऐसा हम लोगों ने पढ़े। चलो तो लूप ऑफ हेनले देख लेते हैं अभी हम। लूप ऑफ हेनले की हम बात करें तो इसमें आपको डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले है, दूसरा असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले की हम बात करें तो अब यहाँ पे देखिए
ठीक है, स्पेशली इधर से जब सब्सटेंसेस आएगा इधर साइड से, तो ये जो होता है ये वाटर के लिए तो परमिएबल होता है, बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होता है। तो यहां से जो पास होगा और जो रीअब्जॉर्ब होगा वो सिर्फ और सिर्फ वाटर होगा, कौन सा डिसेंडिंग। ये क्या हो गया, परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो इधर से जब सब्सटेंसेस यहां से आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं पास होंगे, यहाँ से सिर्फ वाटर ही बाहर निकले, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन जब ये यहाँ से इधर साइड जब जाता है तो इधर साइड आने के बाद वाटर नहीं जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ NaCl जो है ये पास होगा, वाटर पास नहीं होगा, ऐसा होता है। तो ये इधर का जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट बट इम्परमिएबल टू वाटर। समझे? तो इसकी वजह से मेंटेन हो रहा है क्या चीज बेटा, ऑस्मोलरिटी। जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये क्या कर रहा है, उसकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है बेटा, मेंटेन कर रहा है ऑस्मोलरिटी, कहां पे, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की। ये इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हो गया लूप ऑफ हेनले का। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले के ये रोल है। थोड़ी देर पहले मैंने जो स्लाइड शेयर किया था आपके साथ, उसी स्लाइड पे देख लो, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या एक्सप्लेन किया था मैंने। तो यहाँ पे देखिए ये डिसेंडिंग लिंब लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से जब सब्सटेंस पास हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये आगे गया, आगे जाने के बाद जब यहाँ से वापस आया और वापस आने के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको NaCl दिख रहा है, इधर साइड NaCl नहीं दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या NaCl नहीं, पर इधर साइड आपको वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरह से बेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग लिंब लूप ऑफ हेनले के मेन फंक्शन से। ठीक है, इसके बाद देखो आपको अगेन यहाँ पे एक और चीज दिखाई दे रही होगी, देखिए यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट है ये वाला। अब इस कलेक्टिंग डक्ट पे हम जैसे पहुंचे तो ये देखो ये वाटर को भी बाहर निकाल रहा है, थोड़ा बहुत यूरिया को बाहर निकाल के वापस से इसमें भेज रहा है, दिख रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फंक्शंस बताया, ये मेंटेन कर रहा है किस चीज को, ऑस्मोलरिटी को। ठीक है, जो ऑस्मोटिक बैलेंस जो होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस जो है उसको बनाए रखने में लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यदि इधर वाटर ज्यादा हो गया तो ऑस्मोसिस मैंने आपको पढ़ाया हो, आपको याद होगा। ऑस्मोसिस का कंसेप्ट क्या होता है मालूम है क्या, बताओ जल्दी से। चलो यार एक ब्लैक स्क्रीन लेके हम समझ लेते एक बार। वेरी गुड। हाँ देखिए, ऑस्मोसिस की हम बात करें तो ऑस्मोसिस जो है ठीक है, और इसी के साथ साथ दूसरे साइड भी जो है कुछ सब्सटेंसेस यहाँ पर भी प्रेजेंट है ऐसे। ठीक है, दोनों साइड सब्सटेंसेस यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। तो अब होता क्या है, अब होगा यहाँ पे कुछ ऐसा कि जो सब्सटेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसमें से क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल जो रहेंगे वही क्या होंगे, इधर पास होंगे, होता है ना, बट आयन और मिनरल्स जो है वो पास होंगे क्या, नहीं होंगे। तो ये ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से वाटर अपने हाई से वाटर अपने लो की तरफ पास होता है। यदि मैं यहाँ पे इस तरह से ये आपको कलेक्टिंग डक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से ये आपका डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, इधर साइड ये आपका लूप ऑफ हेनले है ऐसा। ठीक है, और यदि इसी में मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि यदि मान लो वाटर यहाँ पे ज्यादा हो गया, ठीक है, वाटर यहाँ पे ज्यादा हो गया
और वाटर यहाँ पे भी ज्यादा हो गया, और ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये वाला है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से वाटर बाहर निकालने के लिए यहाँ पे यूरिया के अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी पानी को बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ पर। और जब पानी बाहर आएगा बाहर आएगा बाहर आएगा तो पानी ज्यादा आ गया इधर बाहर, और मान लो गलती से भी वाटर का लेवल जो है यदि यहाँ पे ज्यादा हो गया वाटर, तो क्या होगा, ये वाटर वापस से इधर जा सकता है। इसलिए वाटर के अमाउंट को इधर ज्यादा ना होने दिया जाए, तो इधर से मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत यूरिया जो इधर बाहर भेजना पड़ेगा, ताकि ऑस्मोलरिटी यहाँ पर मेंटेन हो पाए, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होता है। समझ में आ गया बेटा? किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। ऑस्मोलरिटी कैसे मेंटेन होती है ये मैंने आपको समझाया यहाँ पर। तो इस तरह से देखो, ये यूरिया जो है यहाँ से इधर जा रहा है, वाटर यहाँ से बाहर आ रहा है, NaCl, ये सारी चीजें, इसका रोल समझ में आ गया? हाँ बेटा, वेरी गुड। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है बेटा, वेरी गुड कोसी, ग्रेट। पार्थ, हर्षिता, जिनके मैसेज आ रहे हैं उनको समझ गया, जिनके नहीं आ रहे हैं या तो उनका ध्यान नहीं है, ये समझूंगा। क्योंकि मुझे मैसेज आंसर दो चीज में चाहिए, या तो यस बोलो या तो नो बोलो। नो बोलो तो आप यहाँ पे रिवाइज बोलो, और रिवाइज में भी कौन सा पार्ट आपको रिवाइज करना वो मुझसे पूछो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फिर। ग्रेट, कलेक्टिंग डक्ट तक के यहाँ तक के हम लोग देख लिए। मैकेनिज्म जो है यहाँ पे, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो हमें देखना है, बट काउंटर करंट मैकेनिज्म के पहले आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से रिवाइज करके आना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझेगा। चलो तो एक काम करते हैं, एक मैं एनिमेशन जो है शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। नेफ्रॉन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या है, बहुत सारे पार्ट जो है आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। देख ले फिर, आर यू रेडी? तो एक एनिमेशन देखते हैं, एक मिक्सर्स एजुकेशन से जो है मैं कलेक्ट किया हूँ इस एनिमेशन को। बहुत अच्छा एनिमेशन है, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। चलो देखिए, ध्यान से देखना बेटा। ऑडियो आ रहा है कि नहीं बता दो मुझे। System. The excretory system is a passive biological system that removes excess, unnecessary or dangerous materials from an organism so as to help maintain homeostasis or internal environmental balance within the organism and prevent damage to the body. It thus forms an important feature of the human anatomy. The excretory system includes mainly the urinary system. Besides the urinary system, there are some excretory organs and tissues like skin, lungs, and liver. Skin plays a minimal role in the human excretory system. The skin secretes a fluid called sweat through the sweat glands located in the dermis, which carries a small amount of metabolic wastes. The cells of the body also release toxic waste products such as ammonia, which is converted into less toxic substances such as urea by the liver into the bloodstream. Single-celled organisms do not have any special excretory system, as waste products formed in the body together with water are released through the general body surface into the surrounding medium. In case of multicellular organisms, since all the cells are not in direct contact with the outside medium, they cannot release waste products through the body surface. Thus, they have a developed excretory system. Kidneys are the chief excretory organs of vertebrates, including mammals. They are important in maintaining the appropriate levels of water and iron concentration inside the body. Thus, they regulate the volume of blood and interstitial fluids. Kidneys remove wastes formed during the cellular metabolism as well as toxic and non-toxic materials from the body. Kidneys help to maintain the optimal pH of the body fluids required for the chemical reactions by maintaining an appropriate balance of hydrogen ions and hydroxyl ions.
Let us understand the human urinary system. The urinary system of humans consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder, and a urethra. Kidney is a dark red, bean-shaped structure. It measures about 10 centimeters in length, 5 centimeters in breadth, and 9 centimeters in thickness. Each kidney weighs about 150 grams in adults. Both the kidneys lie in the upper posterior part of the abdominal cavity, on either side of the vertebral column. The right kidney is slightly on the lower side because of the presence of the liver on the same side, and it also remains partially protected by the 11th and 12th pairs of ribs. Since साउंड रिपीट हो रहा है कि दोबारा आ रहा है क्या बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे. the kidneys lie behind the peritoneum of the abdominal cavity, they are said to be retroperitoneal organs. The kidney is intimately covered by a thin layer of fibrous tissue known as capsule. The outer surface of the kidneys is convex, while the inner surface, which faces the vertebral column, is concave. A depression known as hilus is present on the concave side, through which the ureters originate and join the urinary bladder backwardly. Also, the renal artery and renal vein enter and exit at the hilus. Internally, the kidney is distinguished in two zones, an outer dark red zone, cortex, and inner pale red zone, medulla. The ureter entering through the hilus expands to form a wide funnel-shaped structure called pelvis. The pelvis has a number of cup-like cavities at its free end. These cavities are known as calyces. In the medullary zone, 4 to 14 renal pyramids are present. The narrow apex of each pyramid is called papilla. The individual papilla is fitted into a small tube-like structure, calyx minor. Several minor calyces join to form one major calyx. A mass of cortical tissues known as column of Purtini is present in between the two adjacent renal pyramids. It is also known as a renal column. Each kidney is made up of millions of functional units known as uriniferous tubules. Each uriniferous tubule is made up of a nephron and a collecting tubule. Uriniferous tubules are held together by a connective tissue. There are about 1.2 million uriniferous tubules in the human kidney. A nephron consists of a renal corpuscle and a renal tubule. The renal corpuscle, which is also known as Malpighian corpuscle or Marcello-Malpighi, is a rounded structure consisting of a glomerulus and a Bowman's capsule or glomerule capsule. A glomerulus is a tuft of anastomosing blood capillaries and is invested by a cup-shaped structure, the Bowman's capsule. The blood enters the glomerulus through an afferent arteriole and leaves through an efferent arteriole. The inner wall of the glomerulus is lined by squamous epithelial cells or podocytes. A space is present between the two layers of the Bowman's capsule, the urinary space. The urinary space is continuous with the lumen of the renal tubule. The main function of the renal corpuscle is to produce an ultrafiltrate. It is a filtrate with all the gradients of plasma except its proteins. The second part of the nephron, that is renal tubule,
is divisible into three parts: proximal convoluted tubule or PCT, loop of Henle and distal convoluted tubule or DCT. The proximal convoluted tubule or PCT arises from the Bowman's capsule and transverses within the cortex. Its initial part lies in the cortex and the terminal straight part, known as pars recta, descends into the medulla. The cells of the proximal convoluted tubule are large, columnar, and bear brush borders on their apical surfaces. The major functions of these brush-bordered epithelial cells are to reabsorb large quantities of constituents of tubular fluid such as sodium, water, glucose, amino acids, etc. The loop of Henle begins as direct continuation of pars recta, the terminal part of PCT. It consists of a thin descending limb, a loop, and a thick ascending limb. The thin descending limb starts near the junction of the cortex and medulla. The epithelial cells of the descending limb are flat, squamous type, whereas the epithelial cells of the ascending limb are cuboidal. The distal convoluted tubule or DCT lies in the cortex of the kidney. At the junction of the cortex and medulla, the distal tubule lies very close to the renal corpuscle. Its terminal part is known as a connecting tubule, which joins to the collecting duct. The collecting tubules of numerous nephrons join to form large tubules known as papillary ducts. Each papillary duct opens into a minor calyx at the apex of the renal papilla. A narrow muscular tube called the ureter comes down from each kidney. The uppermost ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है आप लोग देख चुके हो। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे का पोर्शन जो है हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? खुशी, ईशा, हर्षिता, खुशबू, सुमित, ओके वेरी गुड। कोशिका का भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग रिस्पॉन्स करो जल्दी जल्दी, ग्रेट। आस्था, यश, रिया, अथर्व, सावेरी, आर्यन, समृद्धि। चलो, तो आज का लेक्चर ऐसा लेक्चर था जो कि आप लोगों को, ठीक है, सारे कंसेप्ट क्लियर करा दे। हाँ, अब एनिमेशन में थिकनेस जो बताया उस पर नहीं जाना है हम लोगों को। हम लोगों को जो हमारा एनसीईआरटी है उस पर हमें जाना है। मैंने पहले कहा हूँ कि आप रेफरेंस बुक आप रिफर करोगे, अलग अलग बुक रिफर करोगे तो सभी में आपको कुछ ना कुछ अलग अलग मिलेगा। तो हमको ऐसे डेटा जो है सिर्फ हमको नॉलेज लेना है, कंसेप्ट को समझना है, बट फाइनली जो चीज एनसीईआरटी में दी है वो हम एनसीईआरटी का पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो उसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फाइनली एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एनसीईआरटी पर ही जो है मेन जो है वैल्यू मिलेगी, बाकी किसी और पे नहीं मिलेगी। ठीक, चलो, तो इस तरह से आज हम लोगों ने यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म्स देखे हैं। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म्स के साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने कैसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में जो हो रहा है, क्या रोल प्ले हो रहा है वो हमने देखे। क्या रोल प्ले हो रहा है हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में, ये हम लोगों ने देखे। और इसी के साथ साथ हमारा लूप ऑफ हैंडले में क्या रोल प्ले होता है वो हमने देखे। ओके बेटा खुशी, आपका एक डाउट आ रहा है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन वाला कंसेप्ट एक बार रिवाइज करना है। हाँ बेटा देखो यहाँ पे है क्या, नहीं है। हाँ, तो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए बेटा, रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो दो टाइप से होगा। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन जो है ये दो टाइप से होगा, एक होगा एक्टिव, एक होगा पैसिव। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट वाला जो लेक्चर लिया था वहां पे एक्टिव और पैसिव का मैकेनिज्म समझाया था। यदि आपने पढ़े होंगे
आपको याद होगा तो आपको ये इजी जाएगा। नहीं जाना है, प्रॉब्लम आ रही है, तो बेसिक कंसेप्ट वाले लेक्चर्स भी यूट्यूब पे अपलोड है, वहां पे जाइए और वहां से देखिए। हाँ ठीक। तो अभी मैं समझा दे रहा हूँ क्या होता है पैसिव। मतलब क्या होता है बेटा, जो मूवमेंट जो होता है मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है बेटा, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। लेकिन एक्टिव में क्या होता है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जब अगेंस्ट में हमें चाहिए तो हमको एनर्जी चाहिए एटीपी की हेल्प से, देन उसको धक्का मारेंगे तब जाके उसका एब्जॉर्प्शन होगा। बट यहाँ पे क्या होता है, यदि इधर कोई सब्सटेंस ज्यादा है और इधर कम है तो इसको इधर से इधर भेजने में कोई एनर्जी नहीं लगेगी, अपने आप हो जाता है। तो इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की हम बात कर ले, अमाइनो एसिड की हम बात कर ले, सोडियम की हम बात कर ले, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या पढ़े थे बेटा, इसके अलावा और कुछ देखे थे क्या, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, यही है, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है बेटा, एक्टिवली जो है रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट हमें चाहिए नहीं, बट थोड़ा बहुत हो रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए, या फिर इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन जो शुरुआती तौर पे जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है तो वो पैसिवली होता है बेटा। लेकिन उसके बाद जो होता है, बाद वाला पोर्शन पे हम आएंगे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, कितना चाहिए कितना नहीं, वहां पे एंटी डायरेटिक हार्मोन काम करेगा, ठीक है। वहां पे हमारा जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो हार्मोन्स वो काम करेंगे, वो आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस कैसे होते हैं उसमें हम समझेंगे सारी चीजों को, वहां पे इस तरह से काम आता है, ठीक है बेटा। कुछ समझ में आ गया, रिस्पॉन्स करो। बाकी लोग भी, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, किसी की कुछ डाउट कोई क्वेरी है तो आप पूछिए, अदरवाइज आज का लेक्चर हम यहीं तक के कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कुछ भी पार्ट एक बार जो भी लगता है आप पूछिए, जो भी मैंने पढ़ाया हूँ। और साथ ही साथ आपका बेटा एक इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा, आज का वीडियो अच्छे से एक बार देखना है, नोट्स बनाना है, एनिमेशन जो मैंने बताया हूँ उसको आप 2 से 3 बार समझ लेना। इसका लिंक जो है बेटा, क्लाउड रिकॉर्डिंग का लिंक है ये, तो क्लाउड रिकॉर्डिंग आपको लेक्चर्स के 10 से 15 मिनट के बाद में पोस्ट कर दूंगा। आपको सेम रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चाहिए तो यूट्यूब के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो भी आज इवनिंग और नाइट तक के या फिर कल तक के आपका ये वाला रिकॉर्डिंग जो है मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ बेटा, जो भी डाउट है आप टेलीग्राम पे मैसेज करो या फिर टाइम निकाल के कॉल कर सकते हो, ठीक है। मुझसे टाइम पूछ लो कि सर किस टाइम पे कॉल करें। हैप्पी दिवाली बेटा। कल से क्लास नहीं है क्या हमारा, पाठ कल क्लास है ना, नहीं है? अच्छा, कल हम लोग शायद नहीं मिलेंगे, हाँ सही बात है। हाँ चलो, तो आप लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेष दिवाली की। टेलीग्राम पे आप मेरे साथ कनेक्टेड हो तो मैं आप लोगों को बहुत सारा टास्क जो है वो आप लोगों को मिलेगा। 12th से हॉलीडे है, कल हमारा क्लास नहीं रहेगा, ठीक है। जितना भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था किडनी का वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आप लोगों को कुछ बेटा रिवीजन शेड्यूल दूंगा, कुछ मॉड्यूल्स प्रोवाइड करूंगा, तो इस दिवाली में आप लोगों का वो सारी चीजें हो जाना चाहिए, समझे। सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेष, ठीक है। दिवाली तो हर साल आएगी, बट इस बार की दिवाली ऐसी हो कि आपका बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन आपका हो जाए, ठीक है। इस अभी कुछ कह नहीं सकते बेटा आर्यन, देखते हैं जो भी है, नो कमेंट उससे रिलेटेड, ठीक है। हैप्पी दिवाली प्रहलाद। ओके, मैं टेलीग्राम पे कुछ शेड्यूल भेजूंगा आप लोगों को रिवीजन के लिए। और आपको एक टास्क दे रहा हूं मैं, टास्क ये है, ऑफलाइन क्लास कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है, वो तो गाइडलाइन के बाद ही पता चलेगी। आप लोगों का टास्क ये है बेटा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको, ठीक है। मैक्सिमम चैप्टर्स एक बार रीड करके, कंसेप्ट समझ के, अंडरलाइन करके कंप्लीट कर लोगे आप इस दिवाली में, ठीक है। हाँ, जितना जल्दी आप करोगे उतना अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ डाउट आते हैं तो आप पूछिए, बहुत बड़े डाउट ऐसे रहेंगे जो क्लास में समझेंगे तो वो मैं आपको क्लास के लिए टाइम दूंगा, बाकी छोटे मोटे डाउट में डायरेक्टली क्लियर करवा दूंगा, ओके। बढ़िया एंजॉय कीजिए, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ ही साथ अपना स्टडी को बेस्ट दीजिए, क्योंकि ये चांस एक ऐसा है जिसमें आप बहुत सारा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि टाइम जाएगा तो टारगेट बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ता है,
तो प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं हो पाता है। समय के पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। टास्क बेटा यस ये है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी एनसीईआरटी जितना है वो कंप्लीट कर लो। एनसीईआरटी यदि हो गया आपका पढ़ के, कुछ डाउट लगते तो मुझे पूछो, फिर उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि बेटा ये वाला जो डाउट है वो अभी मैं समझा दूंगा, ये वाला डाउट जो है वो क्लास में बताऊंगा। उसके साथ में आप लोगों को पर्सनल मॉड्यूल्स भी शेयर करूंगा, ठीक। वो मॉड्यूल्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। मॉड्यूल्स की हेल्प से आप लोग वो सारी चीजें जो है पढ़ लो। कुछ टेस्ट पेपर में दूंगा आप लोगों को, जितना हुआ है टेस्ट पेपर सॉल्व करो, ठीक। आप मुझे पर्सनल मैसेज करो बेटा, ऐसा नहीं कि दिवाली है तो बिल्कुल कोई कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। दिवाली की विशिंग के लिए कॉल करो, मैसेज करो, उसी के साथ साथ कुछ डाउट है तो वो पूछो, कांटेक्ट रहना है। या फिर अपना टास्क बताओ, सर आज हमने ये किए, आज हमने ये एंजॉयमेंट किए, आज हमने ये पढ़ाई किए, कनेक्टिविटी होना चाहिए, ठीक। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ भी डाउट है आपके, कुछ भी क्वेरीज है तो आप इस जगह पे आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेगा। इंस्टॉल करो टेलीग्राम, नीड अपडेट ज्वाइन करो, और ये लिंक है जहाँ पे आप लोगों को सारे वीडियो से रिलेटेड कंसेप्ट पीडीएफ यहाँ पे मिल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है उन लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को सारी चीजें हेल्प मिलेगी। ओके बेटा प्रहलाद, बाय वेदांत, थैंक यू। आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक्स, जो आप कनेक्ट हुए इतने अच्छे से, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, हॉलीडे में बेटा अब तक जितना हुआ वो भी रिवाइज कर लो, और आगे का भी पढ़ना है। जो भी शेड्यूल है आप अपने रिपोर्टिंग मुझे मैसेज करते रहो, मैं मैसेज पे आपको समझाते रहूंगा क्या क्या करना है, ठीक है। अथर्व, प्रहलाद, आर्यन, पार्थ, स्वयं और हर्षिता, योगेश्वरी, ठीक है बेटा। चलो कांटेक्ट में रहो, पूछते रहो, अपना अपडेट बताते जाओ, मैं आपको वहां पे समझाते जाऊंगा क्या क्या करना है। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल। हाँ बेटा, मैसेज टेलीग्राम पे ही करो मुझे, सारी चीजें टेलीग्राम पे पोस्ट करो, वहीं से रिप्लाई मिलेगा।